नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक हम आपके साथ साझा करते हैं। उद्देश्य यह है कि आप जागृत रहें, अपराध से बचें। तो आज हम खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 193 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आपको पता है, यदि आप खबरों के पीछे के नियमित दर्शक हैं तो अशोक सम्राट की श्रृंखला चल रही है। उस अशोक सम्राट की जो 1990 के वक्त में अपने ज़माने का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन था। वह अशोक सम्राट जो बिहार पुलिस से भी पहले AK-47 लेकर आया था। तो अशोक सम्राट की श्रृंखला खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 183 से शुरू हुई है। इस तरीके से आज का यह एपिसोड 11 है। तो आप यदि अशोक सम्राट को पूरा जानना और समझना चाहते हैं तो खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 183 से देखना शुरू कीजिए। आज की कहानी अशोक सम्राट के अंत की कहानी है, जो एपिसोड नंबर 192 से हम आपको सुना रहे हैं। किसी फ्लैशबैक में नहीं जाएंगे। 5 मई 1995 का वह दिन था जिस दिन अशोक सम्राट का अंत हुआ था। कैसे अंत हुआ, यह कहानी आपको हमने बताने की कोशिश की है। तो देखिए, 5 मई 1995 की आधी रात तक, या यूं कहें कि पूरी रात तक, वैशाली जिले के मानसिंहपुर रजौली गांव में जो 4 अपराधी मारे गए, जिनके पास से इतने सारे हथियार AK-47, AK-74, स्टेन गन आदि बरामद हुए, उनकी पहचान को लेकर संशय बरकरार रहा। एक लाश को लेकर संदेह तो कई दिनों तक बरकरार रहा। DGP GP दोहरे ने पहले बयान में अनिल शर्मा और रामा सिंह के मारे जाने की बात कही थी। अशोक सम्राट का तो नाम भी कहीं नहीं आया था। लेकिन 5 मई की आधी रात से ही अशोक सम्राट के बारे में भी तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। रामा सिंह के परिवार वाले जाकर इनकार कर चुके थे कि जो लाश बताई जा रही है वह लाश रामा सिंह की नहीं है। लेकिन पुलिस वाले यह मानने को कतई तैयार नहीं हुए। वह 6 मई को भी उस लाश को रामा सिंह की ही लाश बताते रहे। और लाश ठीक से नहीं पहचाने जाने की वजह यह थी कि लाश इस कदर जली हुई थी कि उसे कोई पहचान भी नहीं सकता था। तो रामा सिंह के परिजनों का इंकार, पुलिस का दावा बरकरार। और इस संशय की स्थिति में यह हुआ कि 7 मई को ये जो चौथी लाश थी, जिसे रामा सिंह की लाश बताई जा रही थी, उसे कोई भी लेने को तैयार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में 48 घंटा गुजर जाने के बाद पुलिस वालों ने लावारिस घोषित करते हुए कोनहारा घाट पर उस लाश की अंत्येष्टि कर दी। बाकी लाश अब पहचानी जा चुकी थी और रामा सिंह का कुछ पता नहीं चला। यह बात भी सही है, शशिभूषण शर्मा जिन्होंने एनकाउंटर किया था, वे इस बात को कबूल रहे थे कि उन्होंने सबसे पहले उस मारुति वैन में, जिस मारुति वैन का नंबर WB02B2156 था, उसके भीतर रामा सिंह और कामता सिंह को ही देखा था। वे शायद अशोक सम्राट को पहचानते भी नहीं थे। वैसे भी वैशाली जिला अशोक सम्राट का कोई क्षेत्र नहीं था। वैशाली में वह बहुत वांटेड में नहीं था। लेकिन जब 5 मई की आधी रात से अशोक सम्राट को लेकर संशय की स्थिति पैदा हुई, वह अपने ठिकाने पर नहीं लौटा, वह अपने करीबियों के पास नहीं पहुंचा, तो अशोक सम्राट के परिवार वाले और ससुराल पक्ष के लोग भी वहां पहुंचे जहां मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों की लाश रखी हुई थी। पुलिस वाले 5 मई की रात तो लाश देखने नहीं दिए। टाटा 407 किस्म की किसी गाड़ी से परिवार वाले पहुंचे थे, लेकिन 6 मई की सुबह लाश दिखाई गई। देखिए, बाकी जो 2 थे, एक की पहचान को लेकर जो संशय रहा हुआ तो हमने आपको बता ही दिया, रामा सिंह वाली। बाकी 2 जो मारे गए थे उनकी पहचान हुई थी कामता सिंह की,
जो वैशाली का ही था, रामा सिंह का ही सहयोगी था। और दूसरा एक और जो था वो था विनोद सिंह, जलालपुर मोकामा का। यह अशोक सम्राट का आदमी था, अशोक सम्राट का बहुत भरोसे का भी था। लेकिन हमने आपको पिछले एक एपिसोड में एक और अशोक सम्राट के हार्डकोर फाइटर की बात की थी, जो दूसरा विनोद सिंह था। लेकिन ये विनोद सिंह भी अशोक सम्राट का खास था, जो जलालपुर डुमरा का रहने वाला था। तो ये दोनों की लाश बिल्कुल साफ सुथरी थी, गोली लगी हुई थी, मारा गया था, इसलिए इसकी पहचान में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अशोक सम्राट की लाश पहचानने में जो परेशानी हुई, उस परेशानी की वजह यह रही कि अशोक सम्राट के सिर में गोली तो लगी ही थी, लेकिन चेहरे को इस तरीके से किसी बोल्डर से या किसी भारी वजन वाले सामान से इस तरीके से कूच दिया गया था कि वह पहचाना नहीं जा रहा था। पर जब परिवार वाले आए तो उन्हें तो पहचान पता था कि अशोक सम्राट के पेट में गोली लगी थी, जो बचपन के उसके दोस्त रामविलास चौधरी के जहर खाने के बाद अशोक सम्राट ने खुद मारी थी, उसका निशान था, और दूसरी गोली जांग में लगी हुई थी। तो इन दो निशान से अशोक सम्राट की पहचान हो गई। और जब अशोक सम्राट की पहचान हो गई तो बिहार पुलिस ने तो और भी ढोल पीट दिया। अब यह बात स्पष्ट हो गई कि अनिल शर्मा नहीं मारा गया है, जिसके बारे में पहले दिन जीपी दोहरे बिहार के डीजीपी ने कहा था। रामा सिंह को लेकर संशय बरकरार था। लावारिस स्थिति में लाश की अंत्येष्टि हुई थी। कई दिनों के बाद यह बात कही जाने लगी कि ये जो लावारिस लाश की अंत्येष्टि हुई है उसका नाम भी रामा सिंह ही है, लेकिन ये वैशाली जिले का नहीं है, ये भोजपुर जिले के कहीं मरुआडी गांव का रहने वाला है। और इस बीच हमने रामा सिंह के परिवार वालों से भी बात की थी। हमारे वीडियो एडिटर कुछ खबरें भी आपको दिखा रहे होंगे जो यह पुष्टि करती है कि किस तरीके से इस बात को कंफर्म किया गया कि अशोक सम्राट की मौत हुई। इन खबरों में जब हमने रामा सिंह के परिवार से बात की थी तो रामा सिंह की बहन ने कहा था कि नहीं, वो बिल्कुल सही है, कहीं से उन्होंने फोन किया है, कहां से फोन किया है, कहां से नहीं किया है यह नहीं पता, लेकिन वो सलामत हैं। तो रामा सिंह के मारे जाने की बात हमारे हिसाब से गलत निकल गई थी। पुलिस वाले अब भी मान रहे थे कि रामा सिंह की मौत हुई है। रामा सिंह इसके बाद कई महीने तक अंडरग्राउंड रहे और कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए बहुत तरीके के कंफ्यूजन्स पैदा होते रहे। खैर, अब हम आते हैं अशोक सम्राट, जिसकी पहचान हो गई, परिवार वालों ने लाश भी ले ली, कि अब अशोक सम्राट इस मुठभेड़ की गिरफ्त में आया कैसे, वहां पहुंचा कैसे। तो देखिए, आपको हमने एक एपिसोड में, जब आप अशोक सम्राट की श्रृंखला की नियमित दर्शक हैं, तो आपको हमने बताया हुआ कि 2 मई 1995 को वह अपना सारा सामान समेटकर पटना आया था मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के कोहनी विधानसभा क्षेत्र से उसने चुनाव लड़ा था, चुनाव में हार मिली थी। मतगणना के बाद वह वापस आ गया था, लेकिन 2 मई को उसने फाइनली मुजफ्फरपुर से अपना सामान समेट लिया था, हथियार आदि लेकर पटना आ गया था। और 2 मई को भी अशोक सम्राट की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ऐसा जानने वाले लोग बताते हैं जो उस दौर में अशोक सम्राट से मिले थे। तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन रतन सिंह से, जो रतन सिंह कभी उसके बहुत खास थे और रतन सिंह के लिए भी अशोक सम्राट ही सबसे खास था। दोनों एक दूसरे के एक पहलू थे। लेकिन अब बात बिगड़ गई थी, अब दोस्ती नहीं थी, दुश्मनी थी, हिसाब को लेकर झंझट हो चुका था और दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए थे। अशोक सम्राट ने तो ऐलान ही कर रखा था कि अब रतन सिंह को छोड़ेंगे नहीं। कहने वाले कहते हैं कि तारीख भी तय हो गई थी कि यदि आज नहीं मिला तो 9 तारीख को तिलरथ में, मतलब बेगूसराय में, रतन सिंह के घर पर चढ़कर वार करेंगे। तो 5 मई 1995 को सोनपुर में रेलवे का टेंडर था और बेगूसराय के ही एक कार पार्किंग का ठेका खुलना था। इसके पहले भी सोनपुर में एक और टेंडर हुआ था, कोई एक पखवाड़ा पहले, 15 दिनों पहले। उस टेंडर में भी अशोक सम्राट बनाम रतन सिंह हो गया था। रतन सिंह ने भी अशोक सम्राट के खिलाफ, मतलब अशोक सम्राट कोई टेंडर खुद तो लेता नहीं था, वो दूसरे के नाम से लेता था जिसका कमीशन प्राप्त करता था। तो रतन सिंह ने टेंडर भर दिया था, लेकिन वो टेंडर अशोक सम्राट के पक्ष को ही मिला था।
इस बात से रतन सिंह की तिलमिलाहट और बढ़ी हुई थी और अब इस बात की जानकारी अशोक सम्राट को शायद पक्की थी या उसे कंफ्यूज किया गया था। जो लोग अब उसे अंत की ओर ले जाने में लगे थे कि ये जो 5 मई का ठेका है जो सोनपुर में खुलने वाला है उसमें रतन सिंह खुद आएगा। तो अशोक सम्राट ने भी तय कर लिया था कि अब आज रतन सिंह से आर पार हो ही जाना है। 9 मई का इंतजार क्यों करते हैं। 4 मई की रात मतलब मुठभेड़ के पहले दिन की रात अशोक सम्राट ने पटना में ही रात काटी थी, शायद ससुराल में ही। 4 मई की रात भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी जैसा लोग बताते हैं। 5 मई की सुबह हुआ उठा था, तबीयत नासाज थी। पत्नी भव्या सम्राट, नाम बदला हुआ है, तो पत्नी ने जाने से मना किया था कि तबीयत ठीक नहीं है, फिर क्यों जा रहे हैं। लेकिन अशोक सम्राट इस मामले में जिद्दी था। दुश्मन से लड़ने के मामले में वह कोई समझौता करने को तैयार नहीं होता था। तो अशोक सम्राट ने कहा कि जाते हैं, बस कुछ घंटे की बात है, खत्म करते हैं कहानी और वापस चले आएंगे। तो इसके लिए उसने तैयारी कर ली। लोग यह भी याद करते हैं गर्मी का दिन था, आम का मौसम, आम आना शुरू ही हुआ था कि उसने सुबह बहुत ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। आम कुछ खाया था उसने और इसके बाद एक ब्लू रंग की मारुति कार से वो जो उसकी अपनी कार थी उससे वो विनोद सिंह के साथ में कोई एक और व्यक्ति था, ड्राइवर था, उससे निकला था। विनोद सिंह जलालपुर वाला। देखिए अशोक सम्राट की एक और फितरत थी। वह खुद जिस गाड़ी में चलता था उस गाड़ी में किसी भी टेढ़े मेढ़े आदमी को नहीं बैठाया करता था जिस पर पुलिस को बीच रास्ते में शक हो। अशोक सम्राट खुद तो स्मार्ट था ही, बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसा दिखता था, इसलिए उस पर शक होने की गुंजाइश कम होती थी। इसलिए वह अपनी गाड़ी में किसी आलतू फालतू टेढ़े मेढ़े आदमी को नहीं बैठाया करता था। लेकिन जिस गाड़ी से वह चलता था उस गाड़ी के आगे पीछे कोई ना कोई गाड़ी, चाहे वह 4 चक्के की गाड़ी हो या 2 चक्के की गाड़ी हो, एस्कॉर्ट हुआ करती थी और उसमें काम वाले लोग होते थे। एक बाइक जरूर होती थी और उस बाइक को साथ रखने का इरादा यह होता था कि यदि रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ दिखे तो गाड़ी से उतर जाएंगे, दूरदृष्टि जैसे ही जाएगी और उस बाइक से निकल जाएंगे। तो उस दिन भी उसके साथ एक बाइक थी, यामाहा मोटरसाइकिल थी और उस पर 2 लोग थे। तय था कहां जाना है, सोनपुर ही जाना था। लेकिन सोनपुर जाने से पहले चूंकि बड़ी लड़ाई के लिए अशोक सम्राट जा रहा था, इसलिए अशोक सम्राट के जितने बड़े समर्थक गैंगस्टर थे उन सभी को हाजीपुर में या सोनपुर में जुटना था। तो हाजीपुर में मिलने और जमा होने की जो जगह तय की गई थी वो पासवान चौक के पास एक पेट्रोल पंप था और वहां अशोक सम्राट ने रामा सिंह को बुलाया था। जो जानकारी है, घायल नहीं कहें, जो मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया मारुति वैन का चालक पप्पू सिंह, उसके बयान से भी स्पष्ट हुआ कि जब गाड़ी भाड़े पर ली गई, अब गाड़ी भाड़े पर सच में उस दिन ली गई थी कि नहीं ली गई थी यह अलग बात है, कि वे सभी मतलब रामा सिंह, कामता सिंह और जो लोग थे वे लोग आकर पासवान चौक पर एक ट्रक के पीछे गाड़ी पार्क कर इंतजार कर रहे थे। किसी का मोबाइल का जमाना था नहीं। फिर वक्त गुजरा, उसके बाद अशोक सम्राट वहां पहुंचा। अशोक सम्राट ने वहीं अपने मुंशी जिसका नाम नबल सिंह हुआ करता था उसे भी बुला रखा था और नबल सिंह से सारी जानकारी लेनी थी कि किस तरीके से टेंडर भरा गया है, किस तरीके से वहाँ तैयारी है। उसे इस बात की जानकारी थी कि रतन सिंह आएगा। उसे यह भी पता करना था नबल सिंह से कि रतन सिंह की ओर से कौन कौन लोग वहाँ जमा है, हमें किस तरीके से चलना है, किस तरीके से वार करना है, क्योंकि आज तो लड़ना था। लेकिन हाजीपुर पहुँचते ही मुंशी से मुलाकात जब नबल सिंह से हुई तो अशोक सम्राट को इस बात की जानकारी मिली कि कारण चाहे जो भी रहा
जो टेंडर था वो टेंडर आज कैंसिल हो गया, मतलब टेंडर नहीं खुलेगा। अब जब टेंडर खुलेगा ही नहीं तो फिर दोनों पक्ष के आमने सामने होने की बात होती कहां से। इसलिए अशोक सम्राट ने सोचा अब तो टेंडर ही आज नहीं है, इसके बाद अब क्या करें क्या नहीं करें। तो कहते हैं कि जो हाजीपुर पार्टी आई हुई थी उसने अशोक सम्राट को ऑफर किया कि अब आ ही गए हैं, खाना भी आपने नहीं खाया होगा, तो चलिए खाना आदि खाकर कुछ और भी काम है वो भी देख लेते हैं। रतन सिंह यदि आया है तो कहाँ है यह भी पता कर लेते हैं, कुछ न कुछ जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद अशोक सम्राट, अब देखिए जब मौत करीब आती है, अपने लोग छूटते हैं, तो अशोक सम्राट ने क्या किया कि जिस गाड़ी से वो पटना से आया था, अपनी ब्लू रंग की मारुति कार से, उस गाड़ी से उसने वो वीआईपी अटैची जिसमें AK-47, AK-74 और बाकी हथियार थे उसे नीचे उतरवा लिया और इस मारुति वैन में जिसका नंबर था WB02B2156 उसमें रखवा दिया। अब एक मारुति वैन पर देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि अशोक सम्राट की आदत नहीं थी कि वो टेढ़े मेढ़े लोगों के साथ बैठता था या अधिक यात्रियों के साथ बैठता था। एक मारुति वैन पर 6 लोग सवार हो गए, अशोक सम्राट, साथ में विनोद सिंह, कामता सिंह, उसके बाद रामा सिंह, ड्राइवर और एक व्यक्ति और। तो ये लोग सवार हो गए। सवारी होने के बाद आपको पता है ये लोग जंदाहा रोड में आगे निकले पासवान चौक से, जहां आगे शशि भूषण शर्मा का आमना सामना हो गया। शशि भूषण शर्मा आमना सामना होने के बाद शशि भूषण शर्मा भी नहीं डरने वाले, लेकिन शशि भूषण शर्मा अशोक सम्राट को पहचानते नहीं थे। हमने आपको पहले भी बताया, आगे की सीट पर अशोक सम्राट था भी नहीं। तो रामा सिंह और कामता सिंह को देखने के बाद अशोक सम्राट, शशि भूषण शर्मा ने रोकने की कोशिश की। इसके बाद जो कुछ हुआ वह गाड़ी ठोकर खा गई। इसके बाद मजबूरी में लोगों ने पैदल भागना शुरू किया। तो जिन्हें उस मुठभेड़ कांड की पूरी याद है या जिन्हें स्वतंत्र तरीके से कहानी पता है, पुलिस के दावे की बात आपको हमने पहले बता दी है पिछले एपिसोड में, तो वो कहते हैं कि जब गोलियां चलनी शुरू हुई, शुरुआत में कुछ ही गोली चली थी। देखिए पुलिस वाले के पास भी इतने हथियार नहीं थे कि वे अशोक सम्राट, अशोक जिसकी पहचान नहीं हुई थी, या फिर जो लोग थे उनसे मुकाबला, क्योंकि सभी बड़े और बड़े हिम्मत वाले अपराधी थे, डॉन थे। तो शुरुआती जो गोली चली उसमें एक व्यक्ति को गोली पैर में लग गई, उसने रास्ता बदल लिया और बाकी 4 लोग एक तरफ, ड्राइवर कब्जे में आ गया था। तो जिधर 4 लोग भागे पुलिस उसी रास्ते। शशि भूषण शर्मा की दिलेरी को आपको सलाम करना होगा कि शशि भूषण शर्मा ने अपराधियों का पीछा नहीं छोड़ा, जबकि उनके पास बहुत सारे हथियार नहीं थे। अपराधी तेजी से भाग रहे थे। अब देखिए 4 से 5 किलोमीटर का ये पैदल मार्च हुआ भागने का, पुलिस पीछे पीछे, अपराधी तेजी से भाग रहे थे। कहने वाले ये भी कहते हैं कि रास्ते में एक मोटरसाइकिल भी मिल गई अशोक सम्राट को, जिस मोटरसाइकिल पर कब्जा किया जा सकता था, मोटरसाइकिल से भागा जा सकता था। लेकिन संकट यह था कि मोटरसाइकिल से 3 लोग ही भाग सकते थे और मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठ भी गए थे। जब इस मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते तो फिर पुलिस से पीछा भी छूट जाता। लेकिन जैसे ही 3 लोग इंक्लूडिंग अशोक सम्राट इस मोटरसाइकिल पर बैठे, चौथे ने कहा कि आप तो भाग जाइएगा, मेरा क्या होगा। तो उसके चक्कर में इन लोगों ने, चौथे के चक्कर में इन लोगों ने मोटरसाइकिल छोड़ दिया और फिर पैदल ही भागने लगे। एक बात और गौर करने की है, जो बात आपको हमने बताई, जिन्हें उस मुठभेड़ की याद है, कि मैंने आपको बताया था कि अशोक सम्राट के साथ एक स्कॉट रहा करता था जो बाइक स्कॉट था। उस दिन भी उस मारुति वैन के आगे पीछे भी एक बाइक चल रही थी जो अशोक सम्राट के लोग उस पर बैठे थे। वो बाइक वाला कहां गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। तो अब ये जो भागम भाग चल रही थी, गर्मी के दिनों में बहुत तेज गर्मी थी, वो खेत में। अब देखिए जब मौत आपके करीब आती है, मौत आपको बुलाती है, जिस रास्ते भाग रहे थे ये चारों, 5वां जो रामा सिंह का तो रास्ता पहले ही अलग हो गया था, जिधर पुलिस गए ही नहीं गई। तो ये जिस रास्ते भाग रहे थे, अब उस रास्ते की जानकारी तो अशोक सम्राट को थी ही नहीं, वैशाली का रहने ही वाला नहीं था कि उसे पता हो कि कौन सा गांव क्या है, कौन सा गांव किस जाति का है, कौन सा गांव किस प्रभाव का है। लेकिन जिस रास्ते भाग रहा था, यदि उस रास्ते में उसे यह इस बात की जानकारी रहती कि आगे 1 किलोमीटर दूर
उसका ससुराल का गांव दिग्घी भी है, तो शायद वो उधर ही भाग जाता। और दिग्घी गांव में भूमिहारों का गांव था जहां उसे संरक्षण भी मिल सकता था, लेकिन मौत बुला रही थी। तो भागते भागते, और जब यह भागम भाग चल रहा था, पुलिस पीछे, आगे ये लोग, इनके पास कुछ रुपए भी, और पुलिस पीछे से डकैत 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 हल्ला कर रही थी। कई गांवों में डकैती की वारदात हुई थी, इसलिए लोग पीछा और भी करते जा रहे थे। देखिए, रास्ते में बहुत गोलियां नहीं चल रही थी। ये अपराधी हथियार लेकर भाग रहे थे, हथियार लहराते हुए भाग रहे थे, और पुलिस वाले भी, जिनके पास कमजोर हथियार थे, 5 ही थे, ये भी पीछे पीछे चल रहे थे। तो ये भागते भागते पहुंच गए उसी गांव में जिसका नाम मैंने बताया था मानसिंहपुर रजौली। ये पासवानों का गांव था। बहुत अमीर आबादी नहीं थी यहां, ऊंचे लोगों की बस्ती भी नहीं थी ये, और टूटे फूटे घर थे, फूस फास वाले भी घर थे, कच्चे पक्के घर थे। इस गांव की पहचान भी नक्सलियों को संरक्षण देने में या नक्सलियों के साथ रहने में की जाती थी। नक्सली गांव था। तो यहां भागते भागते आप सोच सकते हैं 5 किलोमीटर भागना, जहां पुलिस पीछे लगी हो। इन सबों ने यह देखा कि पुलिस थोड़ी पीछे रह गई है, तो अब बहुत भाग भी नहीं सकते हैं। तो पुलिस को चकमा देने की कोशिश में इन लोगों ने एक खुला घर देख लिया, और ये जो खुला घर था वो घर था मुस्मात, मतलब विधवा शकुंतला देवी का। तो ये चारों उस घर में घुस गए। जब ये चारों उस घर में घुस रहे थे दरवाजे से, तभी नजर, पीछे से डकैत डकैत तो हल्ला हो ही रहा था, ये चारों घुस रहे थे। तो गांव का एक ग्रामीण था जिसका नाम था देवेंद्र पासवान। देवेंद्र पासवान के बारे में भी पहले राजकुमार पासवान पुलिस वालों ने बता दिया था। तो देवेंद्र पासवान ने, अपराधी समझ इनके पास हथियार तो थे ही, देवेंद्र पासवान ने हंसुआ से वार करने की कोशिश की। तो जब हंसुआ से वार करने की कोशिश की तो अपराधियों के पास हथियार था, अपराधियों ने गोली चला दी, और अपराधी ने जब गोली चलाई तो देवेंद्र पासवान वहीं गिर गया। हालांकि देवेंद्र पासवान की मौत को लेकर भी यह काउंटर दावा है। जो अशोक सम्राट के लोग हैं वे कहते हैं कि नहीं, पुलिस की ही गोली देवेंद्र पासवान को लगी, और पुलिस ने देवेंद्र पासवान को इसलिए मारा, या गोलीबारी में इसलिए मारा गया क्योंकि इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा इन अपराधियों के प्रति और भड़क गया था। लोग कहते हैं कि जो देवेंद्र पासवान को गोली लगी थी वो राइफल की गोली लगी थी, और इन लोगों के पास तो राइफल थी नहीं, इनके पास स्टेनगन था या AK-47 था। और जानकारी ये भी है कि जब ये भाग रहे थे तो इनके पास स्टेनगन और छोटे हथियार ही थे, AK-47 और AK-74 तो गाड़ी में ही छूट गई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। तो खैर, शकुंतला देवी के घर की एक कोठरी में घुस गए। अब देखिए, अशोक सम्राट के अंत का कोई प्रमुख कारण बना, या यूं कहें कि अशोक सम्राट को मारने में या मार गिराने में जो पुलिस को उपलब्धि मिली, वह उपलब्धि असली रूप में वह विधवा शकुंतला देवी की थी। कैसे, आप पूछेंगे, मुझे पता है। तो हुआ यह कि जैसे ही ये चारों शकुंतला देवी के घर में घुसे, शकुंतला देवी ने हिम्मत दिखाते हुए, ये चारों भीतर घुस गए थे, शकुंतला देवी ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और सिटकनी चढ़ा दी। अब ये चारों अपराधी, जिसमें अशोक सम्राट और कामता सिंह और विनोद सिंह, चौथा जिसे ठीक से पहचाना नहीं गया, ये चारों घर के भीतर बंद हो गए। ये जो 5 पुलिस वाले थे पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। अब गांव के लोग भी जुटने लगे। गांव में डकैत डकैत का हल्ला हो गया। गांव में कुछ दिन पहले डकैती भी हुई थी, लेकिन इन 5 पुलिस वालों को यह पता था कि इनके पास इतने हथियार हैं कि अभी यदि हम इनकाउंटर करेंगे या मुठभेड़ करने की कोशिश करेंगे तो सौदा महंगा हो सकता है। तो बाकी पुलिस वालों की तब तक यह खबर लग गई थी कि और भी पुलिस आने वाली है, पुलिस को बुलाया गया है। लेकिन इस बीच क्या हुआ, जो वक्त गुजरा उसमें उस गांव के, ये जो गांव था मानसिंहपुर रजौली, उस गांव के जितने भी लोग थे, गांव के कुछ ऐसे भी लोग थे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में या आर्मी में काम करते थे, वो छुट्टियों में आए हुए थे। फिर आपको हमने बताया कि गांव का मिजाज भी थोड़ा नक्सली था। तो ये गांव के तमाम लोग
और कुछ आसपास के गांव के लोग भी, जिधर से ये सभी भागते हुए आ रहे थे, हजारों लोग उस गांव में इकट्ठा हो गए। और डकैत अब ये सारे के सारे बंद हैं शकुंतला देवी के घर में, ये हल्ला होने लगा। अब हुआ कि इन्हें बाहर कैसे निकाला जाए या घर के भीतर कैसे घुसा जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, तो कहते हैं अब देखिए इस पर, अब घर के भीतर आग लगती है। अब घर के भीतर आग लगती है कि बाहर आग लगती है, इस पर भी जो दावा है वो परस्पर विरोधी दावा है। पुलिस कहती है कि इन लोगों ने जब ज्यादा शोर शुरू हुआ तो घर के भीतर से ही फायरिंग शुरू कर दी छत की ओर, क्योंकि लोगों को यह लग रहा था घर के भीतर ये जो अपराधी बंद थे कि अब उन पर ऊपर से अटैक हो सकता है, तो ये छत की ओर फायरिंग करने लगे और इससे आग लग गई। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका यह कहना है कि ये जो गांव में हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे, उनमें कुछ नक्सली मिजाज के भी थे, कुछ के पास बम भी था, उन्होंने वहां बम फोड़े और उस घर पर टारगेट कर बम चलाया। तो जो बम चलाया तो बम के जो विस्फोट हुए उसके बाद उस घर में आग लग गई। और जब घर में आग लग गई तो बंद इन अपराधियों को लगा कि अब तो कोई उपाय है नहीं, अब तो बचने को या मरने को बाहर निकलना ही होगा, और बाहर निकलना होगा तो काउंटर करना होगा। भीतर आग फैल चुकी थी और इसी आग में, जिसे रामा सिंह मानकर इतना दावा किया जा रहा था, वो जल भी गया था। तो इन लोगों ने गोलियां चलाई, घर के दरवाजे तोड़ दिए, और जैसे ही घर के दरवाजे तोड़े, बाहर तो पुलिस वाली भी, बाहर तो पुलिस थी और इतनी भीड़ थी, गोलियां चलने लगी और गोलियां चली जिसमें ये विनोद सिंह, ये जो अशोक सम्राट और कामता सिंह ढेर हो गए। अब सवाल यह पैदा हुआ कि अशोक सम्राट को गोली लगी, इसके बाद इसका चेहरा किसने कूच दिया, जिसे पहचान में प्रॉब्लम हुई। तो वो भीड़ में किसने कूचा नहीं कूचा यह बात तो अलग ही हुई, लेकिन अशोक सम्राट का खात्मा हो गया, उस अंडरवर्ल्ड डॉन का, जिसने 88 से लेकर 5 मई 1995 तक कोहराम मचा रखा था। निश्चित तौर पर इस मुठभेड़ की समाप्ति के बाद यदि सबसे ज्यादा तसल्ली किसी को मिली होगी तो रतन सिंह को मिली होगी, क्योंकि रतन सिंह को पता था कि यदि अशोक सम्राट जिंदा न होता तो उन पर अटैक होता। लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि इसके पीछे साजिश क्या थी। हालांकि कई लोग यह मानते हैं कि पुलिस को सब कुछ पता था, कि पुलिस ने जानबूझकर किसी का साथ छोड़ा और किसी के पीछे लगी। लेकिन आप एक यह भी देखते हैं कि जब अपराधी की जमात भागती है, अपराधी की जमात 2 हिस्से में बंटती है, एक किधर भाग गया, 4 किधर भाग गए, तो जिधर 4 भागते हैं, जिनके पास अधिक हथियार होता है, तो पुलिस उधर ही लग जाती है। तो शशि भूषण शर्मा की दिलेरी को आप सलाम तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देखिए इनके पास जिस किस्म के हथियार थे और जिस तरीके का पीछा चल रहा था, 5 पुलिस वाले कम से कम 5 किलोमीटर दौड़े तो, और वहां तक पहुंचा दिया जहां इनका अंत लिखा हुआ था। लेकिन असली शकुंतला देवी, जिसने घर के भीतर इन लोगों को बंद कर दिया, बाहर से इतनी हिम्मत की, यदि वो हिम्मत नहीं की होती तो शायद कुछ भी नहीं हो पाता। क्योंकि तब तक यदि ये नहीं हो संभव होता तो अतिरिक्त पुलिस बल के आने का इंतजार भी करना संभव नहीं था। और फिर जो गोलीबारी होती, कितनी बड़ी गोलीबारी होती, कितने ग्रामीण मारे जाते या क्या क्या हो जाता, किसी को पता नहीं था। तो ये कहानी अशोक सम्राट के अंत की है। अशोक सम्राट का अंत हो गया। अब अशोक सम्राट के अंत के बाद अंडरवर्ल्ड में बादशाहत की नई लड़ाई शुरू हुई। लेकिन अशोक सम्राट के एपिसोड को आज हम यहीं खत्म कर रहे हैं। फिर से कोई नई कहानी हम लेकर आपके सामने आएंगे। मुझे लगता है कि अशोक सम्राट के बारे में हमने सब कुछ आपको बताने की कोशिश की है, और कैसे उसका उदय हुआ, कैसे अंत हुआ। अंत तो बहुत बुरा हुआ। यह भी बता दें कि अशोक सम्राट की जो पत्नी भव्या सम्राट, उसने बाद में दूसरी शादी रचा ली और अब वह खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। जब अशोक सम्राट का अंत हुआ था तब तक अशोक सम्राट का कोई बच्चा नहीं था। तो इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, अशोक सम्राट की श्रृंखला को भी ख़त्म करते हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त। कल रात फिर मिलेंगे 9 बजे अपराध की दुनिया की एक नई कहानी के साथ। चलते चलते आप हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को जरूर सब्सक्राइब कर दें यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। एक और अनुरोध,
कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं या मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल करें, संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।